2014 के बाद सचिवालय सहायक की वैकेंसी नहीं आ रही थी, तो हमने 2 मार्च 2022 से नालंदा से आंदोलन शुरू किया, हस्ताक्षर अभियान चलाया। उसके बाद 6 अप्रैल को वैकेंसी आती है। तो ये स्वागत योग्य कदम है बीएसएससी के अध्यक्ष महोदय ने जो उठाया है, उसका हम स्वागत करते हैं और उनके लिए इसके लिए हम उनको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। बीएसएससी ने इस तरह का कैलेंडर कभी जारी नहीं किया है, पहली बार ऐसा हुआ है कि बीएसएससी ने इस तरह का कैलेंडर जारी किया है। कि 1778 वाले के जहाँ तक सवाल है, तो बीएसएससी एक तरह से अपने जगह सही भी है और गलत भी है, दोनों चीज है। सही इसलिए है कि जो विज्ञापन में लिखा था उस अनुसार उन्होंने रिजल्ट घोषित कर दिया। गलत इसलिए है क्योंकि इनके विज्ञापन में ही गलत था। नमस्कार, आप देख रहे हैं NBC 24। मैं हूं आदेश। पूरी बिहार के एक अहम परीक्षा की हम चर्चा इस वीडियो में करेंगे। परीक्षा है सचिवालय सहायक। आपको बता दें कि अप्रैल में इसका नोटिफिकेशन जारी किया गया। ये नोटिफिकेशन 8 सालों बाद आया, यानी कि 2014 में द्वितीय सचिवालय सहायक के बाद 2022 अप्रैल में लगभग 2000 से अधिक पदों के लिए सचिवालय सहायक का वैकेंसी निकाला गया। लेकिन आपको बता दें कि जो पहला सचिवालय सहायक हुआ था वो 3 सालों में पूरा हुआ था, दूसरा सचिवालय सहायक 4 सालों में पूरा हुआ था और तीसरा सचिवालय सहायक पिछले 3-4 महीनों से एग्जामिनेशन के फॉर्म तो आ गए थे, लेकिन पीटी का डेट नहीं आया था। तो लोग अनुमान लगाने लगे थे कि क्या ये भी परीक्षा 5 सालों में पूरा होगी। लेकिन आपको बताएं कि छात्र नेता दिलीप जो है वो लगातार आयोग को ये अल्टीमेटम दे रहे थे कि आप डेट जारी करें, आप 1 साल 1.5 साल के अंदर में परीक्षा को पूरा करें। और 15 सितंबर तक इन्होंने अल्टीमेटम दिया था कि अगर आप पीटी परीक्षा का डेट नहीं घोषित करते हैं तो मजबूरन हमें सड़कों पे उतरना होगा, आपके खिलाफ धरना प्रदर्शन करना होगा, क्योंकि 6-6 महीने आप फॉर्म फिलअप करवाने के बाद डेट के लिए नहीं बैठा सकते हैं। लेकिन आपको बताएं कि कल देर शाम आयोग के द्वारा नोटिफिकेशन एक दिया गया, जिसमें ये सचिवालय सहायक तृतीय जो है इसके पूरे परीक्षा खत्म होने का कैलेंडर जारी किया गया है। कैलेंडर में आप देख सकते हैं, कैलेंडर आपके सामने है, हालांकि आपने देखा होगा, जिसमें यह कहा गया है कि 26 और 27 नवंबर 2022 को पीटी परीक्षा होगा। फिर आपको बताएं कि 20 से 30 जनवरी 2023 को इसका रिजल्ट दिया जाएगा। मार्च 2023 में मेंस के फॉर्म फिलअप करने का प्रोसेस शुरू होगा और फरवरी 2023 में फॉर्म फिलअप करने का प्रोसेस शुरू होगा और मार्च 2023 में मेंस होगा। अप्रैल 2023 में मेंस का रिजल्ट घोषित होगा और मई जून में ज्वाइनिंग का प्रोसेस जो है, काउंसलिंग और ये सब चीज होता है, ये सब शुरू हो जाएगा। हमारे साथ हैं छात्र नेता दिलीप हैं, जो कि बीएसएससी के मुद्दे पर लगातार छात्रों के पक्ष में आवाज उठाते रहते हैं। और सबसे बड़ी बात हम बता दें आपको कि दिलीप ही वो शख्स है कि प्रथम इंटर स्तरीय परीक्षा जो 8 साल चली, इनके ही आंदोलन और प्रयासों के चलते परीक्षा पूरी हो पाई, नहीं तो ये परीक्षा रद्द होती, क्योंकि इसी परीक्षा में पेपर लीक का मामला आया था और बहुत बड़ी गिरफ्तारी भी हुई थी और हमेशा विवादों में परीक्षा रहा। लेकिन हर एक फेज में आंदोलन और छात्रों को लेकर आयोग दफ्तर पर प्रेशर बनाने के बाद ये परीक्षा पूर्ण हुई और 11,500 छात्रों को नौकरी मिला। दिलीप से ही जानेंगे। दिलीप, आप इस फैसले का कितना स्वागत करते हैं कि एक परीक्षा को लेकर कैलेंडर पहली बार बीएसएससी ने जारी किया है? देखिए, बहुत ही स्वागत योग्य कदम उठाया है बीएसएससी ने। इसके लिए हम बीएसएससी के समस्त कर्मचारियों, अधिकारियों और विशेष रूप से बीएसएससी के अध्यक्ष रविंद्र कुमार जी को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। और हम उनसे आशा करते, उम्मीद करते हैं कि इस कैलेंडर का आप पालन भी कीजिए। ऐसा ना कि बीपीएससी की तरह 3-4 बार कैलेंडर जारी कर दिए हर एक 2 महीना पे और उसका पालन ही नहीं हो रहा है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। आपने जो कैलेंडर जारी किया है उसको एकदम हूबहू पालन कीजिए। अब नहीं अगर ऐसा होता है तो फिर आप पे भरोसा टूटेगा। और हमने पहले भी कहा था कि 1 साल के अंदर बहाली पूरी होनी चाहिए। जब वैकेंसी आई थी उस समय भी हमने कहा था कि 1 साल के अंदर बहाली अगर नहीं पूरी होती है, इसको हम 5 वर्षीय योजना या 2 वर्षीय योजना नहीं बनने देंगे। अगर साल भर के अंदर ये बहाली पूरी नहीं होगी तो बीएसएससी ऑफिस में हम तालाबंदी करेंगे। आखिर वो आयोग किस काम का जो 1 साल के अंदर बहाली पूरा न कर पाए? यूपीएससी 1 साल के अंदर बहाली पूरा कर लेती है और बीएसएससी बीपीएससी क्यों नहीं करेगी? तो हमने उस समय भी कहा था कि 1 साल के अंदर बहाली पूरा होना चाहिए, नहीं तो तालाबंदी करेंगे। और इससे पहले जब वैकेंसी नहीं आ रही थी, 2014 के बाद सचिवालय सहायक की वैकेंसी नहीं आ रही थी, तो हमने 2 मार्च 2022 से नालंदा से आंदोलन शुरू किया, हस्ताक्षर अभियान चलाया। उसके बाद 6 अप्रैल को वैकेंसी आती है। तो ये स्वागत योग्य कदम है बीएसएससी के अध्यक्ष महोदय ने जो उठाया है, उसका हम स्वागत करते हैं और उनके लिए इसके लिए हम उनको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं।
दिलीप, आप बीएसएससी को बहुत सालों से देख रहे हैं, लगभग 8-10 साल से तो आप देख रहे हैं। बिहार में परीक्षा कैलेंडर बीपीएससी भी जारी करती है, सबसे बड़ी भर्ती इकाई है। 4-5 साल से हम भी देख रहे हैं कि कैलेंडर आता है, लेकिन कैलेंडर का एक भी टारगेट जो लक्ष्य रखा जाता है वो पूरा नहीं होता है। क्या उम्मीद है आपको ये कैलेंडर और बीएसएससी की कार्य प्रणाली दोनों देखकर क्या लगता है कि इसका पालन किया जाएगा? देखिए, बीपीएससी का तो दिख रहा है कि कई वर्षों से वो कैलेंडर जारी करती है, अखबारों में छपवा देती है, पालन कुछ भी उसका नहीं होता है कैलेंडर का। लेकिन बीएसएससी ने इस तरह का कैलेंडर कभी जारी नहीं किया है आज तक। पहली बार ऐसा हुआ है कि बीएसएससी ने इस तरह का कैलेंडर जारी किया है। तो देखने वाली बात है कि ये कैलेंडर का पालन होता है कि नहीं होता है, लेकिन हम बीएसएससी पे भरोसा कर सकते हैं। इसलिए कर सकते हैं क्योंकि जो अध्यक्ष है अभी रविंद्र कुमार जी, उनके बारे में कहीं से कोई भ्रष्टाचार से संबंधित कोई बातें नहीं सामने आई, अभी तक नहीं आई है। मैंने बीपीएसएससी के चेयरमैन सुनीत कुमार जी के बारे में बहुत बातें कही, बीपीएससी के चेयरमैन के बारे में कहा, सीएसबीसी के चेयरमैन के बारे में बहुत कुछ कहा, लेकिन रविंद्र कुमार जी जो ये बीएसएससी के अध्यक्ष है, इनके बारे में अभी तक मैंने कुछ गलत नहीं कहा है कि ये भ्रष्टाचारी है या कुछ, मैंने ऐसा नहीं कहा। मैंने हमेशा कहा कि ये ईमानदार है, जैसा कि मुझे पता है। अभी तक अगर कुछ मिलेगा तो मैं जरूर बोलूंगा, लेकिन अभी तक मुझे इनके खिलाफ कुछ मिला नहीं है। तो इन्होंने जब जब हमसे वादा किया उस वादा को निभाया है। जैसे प्रथम इंटर स्तरीय का ही एग्जाम कैंसिल होने वाला था, पूरा विज्ञापन ही कैंसिल होने वाला था, लोग हताश हो चुके थे। उस समय हमने पीटी का रिजल्ट के लिए आंदोलन किया 17 जनवरी 2020 को, और इन्होंने हमसे वादा किया उस दिन, ऑफिशियली नोटिफिकेशन भी जारी किया कि हम 20 फरवरी 2020 तक रिजल्ट देंगे, और उन्होंने 14 फरवरी 2020 को रिजल्ट दे दिया पीटी का। इसके बाद भी आगे जब जब हम लोगों ने मेंस के लिए आंदोलन की बात ही किया तो नोटिस दे दिया, काउंसलिंग की जहां तक बात हुई, हर स्टेज पे जब जब हम फाइनल रिजल्ट भी जब इसका नहीं आ रहा था, हमने आंदोलन की घोषणा किया, तो आंदोलन से ठीक एक दिन पहले ही उसको कहा जाएगा, हालांकि 2 दिन है लेकिन एक दिन पहले ही कहा जाएगा कि रिजल्ट इन्होंने दे दिया। तो जब जब न्याय संगत मांगों के लिए हमने आवाज उठाई और जो इनके अधिकार क्षेत्र में रहा है, तो उस पर इन्होंने फैसला लिया। सरकार के संग के तहत जो उसमें तो ये कुछ नहीं कर सकते हैं, तो जो इनके हाथ में था, इनके कार्य क्षेत्र में आता था, जहां तक इनका पावर था, तो इन्होंने उस चीज को एक्सेप्ट किया, मांग को मान लिया। इसके लिए हम इनको धन्यवाद देते। लोकतंत्र में ये होना चाहिए कि अगर सही चीज के लिए कहीं मांग हो रहा है तो उसको मानना चाहिए, इसमें जीत और हार वाली बात नहीं है। अगर आप सही चीज को मान लेते हैं, अगर छात्र आंदोलन कर रहे हैं, आप उस चीज को सही मांग अगर है तो मान लेते हैं, तो आप गलत काम करने से बच गए। नहीं तो अगर आप उस मांग को नहीं मानिएगा तो आप गलत कार्य कर दीजिएगा, आप बदनाम होइएगा आगे। तो आंदोलन ने तो आपको बचा लिया कि आप गलत कार्य नहीं कर पाए, उससे आपको आंदोलन ने बचा लिया। अगर कोई अधिकारी या कोई आयोग या सरकार छात्र आंदोलन की जो सही मांग है उसको मान ले तो गलत कार्य करने से वो बच जाती है। तो ये बहुत अच्छी चीज है, लोकतंत्र में होना चाहिए। और आयोग ने जो बीएसएससी ने किया, ये बहुत ही स्वागत योग्य कदम है, और हम उम्मीद करते हैं कि जो कैलेंडर है इसका पालन वो करेंगे। 1778 कैंडिडेट मारे फिर रहे हैं। आयोग ने एक तरह से कह दिया कि आपका बहाली हम नहीं कर सकते हैं, सरकार के हाथों में है। किस तरह देखते हैं, क्या होना चाहिए? द्वितीय इंटर स्तरीय की बहाली कब तक आएगी? देखिए, 1778 वाले की जहां तक सवाल है, तो बीएसएससी एक तरह से अपने जगह सही भी है और गलत भी है, दोनों चीज है। सही इसलिए है कि जो विज्ञापन में लिखा था उस अनुसार उन्होंने रिजल्ट घोषित कर दिया। गलत इसलिए है क्योंकि इनके विज्ञापन में ही गलत था। 5 गुना इन्होंने फिजिकल को बुलाया, तो फिजिकल को जब बुलाना चाहिए था, जो जिन्होंने फर्स्ट प्रायोरिटी फिजिकल का पोस्ट दिया उनको 5 गुना बुलाना चाहिए ना। इन्होंने ऐसा नहीं किया। इन्होंने क्या किया, जिनका मार्क्स ज्यादा था उन्हीं लोगों को फिजिकल के लिए, उन्हीं लोगों को टाइपिंग के लिए बुला दिया। वो सारे लोग चले गए राजस्व कर्मचारी और पंचायत सचिव के और एलडीसी के पद पे, तो फिजिकल वाला पोस्ट 650 के लगभग खाली रह गया। तो ये इनके विज्ञापन में गलतियां हैं। तो उस समय रविंद्र कुमार जी अध्यक्ष नहीं थे, तो गलती जो पहले के अध्यक्ष सचिव थे उन लोगों ने गलतियां की है। हाँ, ये कर सकते थे, इतना जरूर कर सकते थे रविंद्र कुमार जी या और अभी के जो टीम है ये, कि आप उनको मौका दोबारा दे सकते थे कि हाँ हमारा सीट नहीं भरा तो हम दोबारा फिजिकल का मौका, जिन लोगों को नहीं मिला फिजिकल का मौका उन लोगों को, जैसे 1778 अभ्यर्थी काउंसलिंग करवा चुके हैं, तो इन लोगों को फिजिकल का मौका आप दे सकते थे, ये कर सकते हैं। उसके बाद सेकेंड काउंसलिंग का लिस्ट निकाल सकते हैं, वेटिंग लिस्ट निकाल सकते हैं। लेकिन ये इनका कहना है कि हम मजबूर हैं, सरकार की तरफ से ऐसा कोई गाइडलाइन नहीं है, हम अगर करेंगे तो हम फंस जाएंगे, सरकार हो सकता है हमारे ऊपर कोई कार्रवाई कर दे या कोई कोर्ट चले जाए तो हमारे ऊपर कर, तो ये डर रहे हैं। जो बात है, क्योंकि जॉब में है, हालांकि ये रिटायर है लेकिन है तो अभी जॉब में है, उसका नियम को डर लग रहा है कि हम विज्ञापन के विरुद्ध नहीं जाएंगे, जैसे एनसीआर के मुद्दा पे ही था।
इन्होंने स्पष्ट कहा था हमसे कि अगर विज्ञापन में ऐसा कुछ रहता तो हम मान लेते आपकी बात, लेकिन ऐसा कुछ स्पष्ट नहीं है। हम अगर कुछ कर देते हैं तो सरकार हो सकता है हम पे कार्रवाई करे, तो सरकार अगर कर देगी तो हम मान लेंगे। तो वही हुआ, लास्ट में सरकार ने, सामान्य प्रशासन विभाग ने किया तो इन्होंने मान लिया। तो हम इनको पूरी तरह दोषी भी नहीं बता सकते हैं और पूरी तरह जो है दोष मुक्त भी नहीं कर सकते हैं। गलती यहाँ पे पहले जो अध्यक्ष सचिव थे उनकी है, और सरकार की भी थोड़ी सी भी गलती है कि इन्होंने गाइडलाइन नहीं दिया कि वेटिंग लिस्ट जारी होना चाहिए। इनको स्पष्ट गाइडलाइन देना चाहिए सभी भर्ती आयोग को कि आप वेटिंग लिस्ट जारी कीजिए और जितने पदों पे वैकेंसी निकालते हैं उतने पदों पे आप बहाली पूरा कीजिए, वेटिंग लिस्ट निकाले, जरूरत पड़े तो काउंसलिंग के लिए सेकंड लिस्ट द्वितीय सचिवालय में क्यों देरी हो रही है? 8 साल हो गया। इंटर स्तरीय द्वितीय इंटर स्तरीय देखिए, द्वितीय इंटर स्तरीय के लिए वैकेंसी आनी चाहिए। 40,000 से 50,000 के बीच सीट खाली है, 40 से 50,000 सीट खाली है, तो ये वैकेंसी आनी चाहिए। लेकिन इसके लिए क्या है कि सरकार, लगता है तेजस्वी यादव के नजर में ये चीज होगा? 10 लाख रोजगार का वादा भी, देखिए उन्होंने 10 लाख रोजगार नौकरी की बात की थी, सरकारी नौकरी की बात की थी, तो अब वो क्या कर रहे हैं, सही तरीके से इस पे काम कर रहे हैं कि नहीं करिए तो मैं नहीं बता सकता, क्योंकि मैं तो उनके साथ रहता नहीं हूँ। लेकिन जो बात बाहर आती है वो कई बार मीडिया में बयान, कल भी बयान दिए हैं कि थोड़ा धैर्य रखिए, हम सभी जिला से मंगा रहे हैं रिक्तियां। तो इस बात में हम कितनी सच्चाई है तो मैं भी नहीं जान सकता। जो उन्होंने कहा मैं वही बात बता रहा हूँ। तो अगर ये बात सही है तो हम उनका स्वागत करते, होना चाहिए। तो कोई भी जब वैकेंसी निकलती है ना तो पहले हर जिला से रिक्तियां मंगाई जाती है और उसके लिए बजट तैयार होता है कि कितने साल तक ये सर्विस में रहेंगे और उसका क्या बजट होगा, कितना सरकार को खर्च करना पड़ेगा, तब वैकेंसी निकलती है। रोस्टर तैयार होता है, जो आरक्षण होता है, सरकार सारा व्यवस्था करने के बाद वैकेंसी निकलता है। ऐसा नहीं है कि हम मुंह से बोल दिए आज अकल वैकेंसी निकल, ये नहीं होता है। तो कुछ जो तथाकथित यूट्यूबर, तथाकथित शिक्षक जो बोलते हैं कि अगले महीने वैकेंसी आएगी, तो इन लोगों को नियम कानून किसी चीज का पता नहीं है, या फिर ये लोग जानबूझ के बैच बनाने के लिए या व्यूज के लिए इस तरह का न्यूज चलाते हैं। तो निश्चित रूप से दरोगा की भी वैकेंसी आनी चाहिए, द्वितीय इंटर स्तरीय भी आनी चाहिए। लेकिन अभी सरकार हर जिले से रिक्तियां मंगाई ही नहीं है, रोस्टर ही तैयार नहीं हुआ, तो दरोगा की वैकेंसी भी नहीं आएगी, द्वितीय इंटर स्तरीय भी नहीं आएगी। तो हम लोग इसके लिए सरकार के पास मांग रखेंगे। अगर सरकार मांग नहीं मानती है तो फिर हम लोग आंदोलन भी करेंगे। लेकिन अभी बीपीएससी पीटी का डेट आ चुका है और सचिवालय सहायक यानी CGL 3 का भी डेट आ चुका है, तो अभी इस बीच में आंदोलन करना उचित नहीं है। तो अभी हम प्रेशर मीडिया के माध्यम से ही सरकार पे बनाएंगे, क्योंकि अभी सबको पढ़ना है। अभी दो एग्जाम, बड़ा एग्जाम है। सचिवालय सहायक को मिनी IAS का एग्जाम भी कह सकते हैं आप, बिहार के लिए मिनी IAS एक तरह से हो सकता है। बीपीएससी, यूपीएससी, बीपीएससी के बाद सचिवालय सहायक का एग्जाम मुख्य हो जाता है। तो इसमें जो 6 लाख बीपीएससी में है, उसमें से लगभग 4 लाख सचिवालय सहायक में भी होंगे, निश्चित रूप से होंगे। तो एग्जाम है सब स्टूडेंट्स का, हम चाहते हैं कि ये लोग पढ़ाई करें, नौकरी है। आप बता रहे हैं कि मिनी IAS है, लेकिन सचिवालय सहायक परीक्षा बड़ा बदनाम भी रहा है, सेटिंग खूब चलता है। क्या लगता है फर्स्ट इंटर स्तरीय में 24 लोग, फर्स्ट आपको सचिवालय सहायक में 24 लोग को EOU की टीम ने स्ट्रॉन्ग रूम से पकड़ा था। द्वितीय सचिवालय में भी भ्रष्टाचार की खबरें आई थी, हालांकि बाहर नहीं निकल पाया था। तीसरे में आपको क्या लगता है सेटर गैंग एक्टिव होंगे? आज से एक्टिव हो गए होंगे? देखिए एक्टिव तो हैं, एक्टिव है। और इसमें सबसे बड़ा एक्टिव जो है, जो पहले RCP टैक्स चलता था, RCP सिंह के करीबी लोगों का इसमें बहुत बड़ा योगदान रहा है, हाथ रहा है सेटिंग की टीम में। तो अभी तो RCP सिंह अलग हो चुके हैं नीतीश कुमार जी से, तो अब देखना है कि कितने बड़े पैमाने पे धांधली होती है या नहीं होती है। क्योंकि नीतीश कुमार जी, मुझे जहां तक लगता है कि अब इन सब चीजों पे ध्यान देने लगे। पहले वो क्या था कि RCP सिंह पे आंख मूंद के भरोसा करते थे, और RCP सिंह नीतीश कुमार जी का दुरुपयोग किए हैं, उनके नाम का दुरुपयोग किया। हर जगह धांधली सेटिंग, चाहे दरोगा बहाली हो, सचिवालय सहायक हो। अब देखिए ना, जब से RCP सिंह जी आए हैं, ट्रांसफर पोस्टिंग में खूब लूट खसोट हुआ है। नीतीश जी का नाम लेके वो सब जगह लूट खसोट किए हैं। और धांधली सेटिंग जो प्रतियोगी परीक्षा है बहाली, उसमें भी हुआ है। RCP सिंह के आने के बाद ज्यादा हुआ है, पहले भी होती होगी, हम नहीं कह रहे कि नहीं होती होगी, लेकिन बहुत कम। लेकिन RCP सिंह जब से प्रभाव में आए हैं बिहार में, तब से बहुत ज्यादा हुआ है। और नीतीश कुमार जी के नाम का उन्होंने इस्तेमाल हर जगह करके किया है। सबको लगता था कि RCP सिंह तो नीतीश जी के करीबी है, तो जो RCP सिंह कह रहे हैं वही होना चाहिए, वही करेंगे, नहीं तो फिर नीतीश जी से कंप्लेन करके हमको पद से हटवा देंगे। और जितने भी भर्ती आयोग के चेयरमैन पहले थे, अभी भी है वो लोग बने हुए, तो RCP सिंह के करीबी लोग ही बने हुए। तो नीतीश जी को ये भी सोचना चाहिए कि जो लोग पहले के अध्यक्ष है, चेयरमैन है या परीक्षा नियंत्रक, जो भी पद पे जो RCP सिंह ने जिनको बनवाया है, वैसे लोगों को आप डायरेक्ट हटाइए, तुरंत हटाइए। जैसे अमरिंदर कुमार BPSC के परीक्षा नियंत्रक, उनको हटाया जाए। BPSSC के चेयरमैन सुनीत कुमार है, उनको हटाया जाए। CSBC के चेयरमैन KS द्विवेदी, उनको हटाया जाए। कम से कम इन 3-4 लोगों को तो जल्दी से हटाया जाए।
और अभी देखिए सचिवालय सहायक की जो बात आपने कही धांधली की, तो रविंद्र कुमार जी ईमानदार व्यक्ति है जहां तक मुझे पता है, तो हमें इन पे भरोसा है। हम ये उम्मीद भी करते हैं कि ये सही से एग्जाम कंडक्ट कराए, किसी तरह का धांधली सेटिंग ना होने दे। लेकिन गैंग है जो सक्रिय हो चुका है, पैसा भी वसूला जा रहा है। और मुझे एक बात बताई गई है कि जिस कंपनी को इन्होंने ठेका दिया है, कॉन्ट्रैक्ट दिया है एग्जाम कंडक्ट कराने का, उस कंपनी से, उस एजेंसी से ही सेटर लोग कॉन्ट्रैक्ट किए हुए हैं और 40-50 लोगों का जो है पैसा उठाया। चाहे मिनिमम एक आदमी का नाम आया है जो 40-50 लोगों का पैसा भी लिए हुए हैं और वो सीधा बोल रहे हैं कि हम सेटिंग करा देंगे। और उनके बारे में, उस कंपनी के बारे में डिटेल हमें दिया गया है। अब ये बात कितनी सच्चाई है कि उस कंपनी को बीएसएससी ने दिया है या नहीं, ये तो मैं नहीं जानता, ये तो बीएसएससी को ही पता होगा ना। तो मैं बहुत जल्द बीएसएससी ऑफिस जाऊंगा और अध्यक्ष जो रविंद्र कुमार जी उनसे मिलकर इन बातों को रखूंगा कि आपने क्या इस कंपनी को दिया है, इस एजेंसी को दिया है एग्जाम कराने का ठेका दिया है। अगर उन्होंने दिया होगा तो उस पर कार्रवाई करे, उस एजेंसी को हटाए, दूसरी एजेंसी को दे, क्योंकि पहले ही जब उस एजेंसी का नाम आ रहा है और वो एजेंसी झारखंड में ब्लैक लिस्टेड है, झारखंड में भी वो 3-4 एग्जाम में वो सेटिंग धांधली में संलिप्त पाया गया है, तो उस एजेंसी का नाम हम जाके बताएंगे बीएसएससी के सचिव को, अध्यक्ष को, और क्या उसके बाद वो क्या कार्रवाई करते हैं। अभी तो हमको पता नहीं है ना कि बीएसएससी ने किस एजेंसी को दिया है एग्जाम करने, लेकिन खबरें आ रही है जो मुझे सूचना दी गई है, तो इस बात में क्या सच्चाई है मैं नहीं कह सकता, ये आयोग भी बताएगा। तो आपको बता दें कि दिलीप हैं और इन्होंने बीएसएससी के अध्यक्ष पर ये विश्वास जताया है और धन्यवाद भी दिया है कि उन्होंने पहली बार एक परीक्षा को लेकर कैलेंडर जारी किया है। और हम भी आशा करेंगे कि इस कैलेंडर का एक एक जो प्रावधान है उसका कड़ाई से पालन किया जाए, परीक्षा को समय से पूरा किया जाए, ताकि छात्रों को एक परीक्षा के भरोसे 3-4 साल न उलझना पड़े। तो कुछ और बोलना चाहते हैं? क्या एक बात और हम ये कहना चाहेंगे, सरकार को ये सोचना चाहिए कि जब आप 10 लाख नौकरी की बात कर रहे हैं, तेजस्वी जी, नीतीश जी 20 लाख की बात कर रहे हैं नौकरी प्लस रोजगार मिलाकर, तो जो 1778 अभ्यर्थी मेरिट से बाहर कर दिए गए हैं जबरदस्ती, उनको कम से कम ज्वाइन कराइए, क्योंकि सीट खाली है, 2000 सीट लगभग खाली है, 8 साल लगा दिए और 8 साल लगा दिए। उन लोगों का जिंदगी एक तरह से बर्बाद हो गया, कहीं फॉर्म नहीं भर सकते और वो पास करके आए हैं। ऐसा नहीं कि हम फेल वाले को बोल रहे हैं, लोग पास करके आए हैं, तो उन लोग को 1778 को पहले ज्वाइन करा दिया जाए और उसके बाद भी अगर सीट खाली रहती है तो वेटिंग लिस्ट भी जारी किया जाए, काउंसलिंग के लिए सेकंड लिस्ट भी जारी किया जाए। अगर सीट खाली रहती है तो, अगर सीट भर जाएगा तब तो जरूरत नहीं पड़ेगी। 13,120 पदों पर बहाली पूरा किया जाए, क्योंकि 8 साल युवा जो हैं अपने जवानी का ज्वाइन नहीं कर रहे हैं, हाँ पढ़ाई का लगा चुके हैं और छात्रों का ही कहना है कि लगभग 4000 पद खाली रह जाएंगे। तो ऐसे में वेटिंग लिस्ट भी जारी किया जाए और सरकार की प्राथमिकता है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को रोजगार देना है। तो जो परीक्षा 8 सालों से चल रही है, पीटी मेंस पास हैं कैंडिडेट, टाइपिंग पास हैं, फिजिकल पास हैं, सारा क्राइटेरिया रखते हैं, तो उनको कम से कम उस बहाली में मौका जरूर दिया जाए, उसमें सीटें खाली नहीं रहने दी जाए। तो हम आशा करेंगे कि युवाओं की सरकार आई है, रोजगार पहली प्राथमिकता है, तो इसको लेकर कोई ना कोई सकारात्मक कदम जरूर उठाया जाएगा। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर करें, हमारे चैनल NBC 24 को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।